हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी और हम जो कवर कर रहे हैं वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने मुद्रा वाला चैप्टर कंप्लीट किया। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक के क्या अर्थ होते हैं और व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य कौन से होते हैं? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना, एजेंसी सेवाएं और अन्य सेवाएं। ये सारे के सारे हमने अच्छे से देखा। और कौन कौन से खातों के थ्रू जमा स्वीकार करता है? बचत खाता, चालू खाता, अवधि जमा खाता और मांग जमा है। इसके अलावा अधिविकर्ष की क्या सुविधा होती है हमने ये देखी। आज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है व्यापारिक द्वारा साख सृजन प्रक्रिया। कैसे व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करता है ये हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख का महत्वपूर्ण स्थान है। साख का महत्वपूर्ण, साख को अगर हम मतलब ले तो होता है ये ऋण। क्या होता है? एक तरह से ऋण, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। साख का मतलब क्या है यहाँ पे? लोन। अब बैंक साख सृजन कैसे कर रही है वो हम देखते हैं। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के आर्थिक विकास में बैंकों की बड़ी भूमिका है। जहां बैंक एक और जनता से छोटी छोटी बचतों के जमाकर्ता के रूप में कार्य करता है। जमाएं स्वीकार करने के पॉइंट में हमने देखा कि कैसे बैंक छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा करके किसी इंडिविजुअल को, किसी एक तरह से फर्म को या फिर किसी कंपनी को वही जमाओ लोन के रूप में देता है। वही इन छोटी छोटी बचतों से तैयार जमाओं का साख निर्माण का कार्य करते हुए उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या कहा मैंने आपको? छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा करके। अब जैसे अगर मैं छोटी जमाओं की बात करूं तो यहाँ पे बैंक के डिपॉजिट है 5,000 मान लेते हैं। यहाँ पे 5 लाख ले लेते हैं। किसी ने 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाए जमा के रूप में, छोटी या बड़ी। किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करा है। तो ये सारे क्या हो गए? ये बैंक की सारी जमाएं हो गई। अब बैंक इन सारी जमाओं को लोन के रूप में किसको प्रदान करती है? अन्य उत्पादक कार्यों के लिए। उत्पादक कार्य कौन करता है? कोई कंपनी करेगी, कोई फर्म करेगी, कोई प्रोड्यूसर करेगा। तो व्यापारिक बैंक को अगर हम बहुत सिंपल टर्म में, एक टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोल के, कि बैंक छोटी छोटी जमाओं को स्वीकार करके, लोगों की छोटी छोटी बचतों को स्वीकार करके उन छोटी बचतों को किसको लोन के रूप में देती है? उत्पादक कार्यों के लिए। किसको देती है? फर्म को देती है। वो सारी की सारी साख सृजन होता है। अब एक साख सृजन प्रक्रिया को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि बैंक जो साख सृजन का कार्य करती है ना, वो 2 विधियों से कर सकती है। साख का निर्माण हो रहा है। साख का निर्माण से आप ये मत समझिए कि हम यहाँ पे कोई नोट वगैरह इशू कर रहे हैं। हम यहाँ पे नोट इशू नहीं कर रहे हैं। जो पैसे आ रहे हैं हम उसी को ही रोटेट कर रहे हैं, हम उसी को ही दे रहे हैं ऋण के रूप में। तो 2 तरीके से साख सृजन का कार्य हो सकता है। एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा और प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। अभी कागजी मुद्रा के निर्गमन क्या होता है और प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाएं कौन सी होती है, इसको हम देखते हैं। 2 चीजें हैं। सबसे पहले है कागजी जमा के मुद्रा के निर्गमन द्वारा। कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा वर्तमान युग में देश के केंद्रीय बैंक को ही मुद्रा जारी करने का एकाधिकार है। यानी अगर केंद्रीय बैंक जो है ना, वो है आपका आरबीआई। हर कोई नोट इशू नहीं कर सकता। जो नोट करने इशू करने का एकाधिकार प्राप्त है, जो नोट इशू करने का स्वामित्व है, वो किसके पास है? आरबीआई बैंक के पास, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्तमान युग में देश के केंद्रीय बैंक को ही मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। भारत में नोट निगमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसके लिए उसको एक न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा। यानी आपके पास, आपको पैसे चाहिए, किसी व्यापारिक बैंक को साख निर्माण करना है। अब वो साख निर्माण कैसे कर सकता है? वो क्या करेगा? आरबीआई को बोलेगा आप हमें पैसे दीजिए ताकि हम लोन के रूप में लोगों को दे पाए। एक कंडीशन तो आपके पास ये है। यानी एक सिचुएशन तो ये है, जब सेंट्रल बैंक ने मुद्रा इशू करी तो आपने उससे बोला कि हमें पैसे दीजिए, हम ऋण के रूप में लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, आप इशू नहीं कर रहे हैं, नोट का निगमन व्यापारिक बैंक नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? केंद्रीय बैंक कर रहा है, क्योंकि एकाधिकार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास। उन्हीं नोटों को व्यापारिक बैंक ऋण के रूप में ग्राहकों को देता है। तो ये क्या हो गया? एक कंडीशन तो क्या हुई आपकी? कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा नोटों का निर्गमन करना। सेकंड है व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख का सृजन करना। बैंक मुद्रा एवं साख मुद्रा का संबंध बैंकों के पास जमा की गई छोटी छोटी बचतों राशियों से आता है। जैसे भी जितने भी कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट कराया और जितना भी पैसा बैंक के पास आया, उसके रूप में वो भी व्युत्पन्न जमाएं होती है। व्युत्पन्न जमाएं मतलब क्या हुआ? सब लोगों ने यहाँ पे जमा करवाया, सब लोगों ने यहाँ पे 5,000, 5 लाख और 1 लाख जमा करवाया। ये सारी क्या है? बैंक की व्युत्पन्न जमाएं है। तो जो चेक द्वारा निकाली गई राशि है, कौन सी है? चेक द्वारा जो भी व्युत्पन्न जमाएं कौन सी होती है? जो आप इजीली निकाल सकते हो।
अगर मैंने बैंक में 5,000 रुपए जमा करा है तो क्या मैं अपनी राशि चेक के द्वारा बैंक से निकाल नहीं सकती? इजीली निकाल सकती हूँ। तो जो राशि मांग पर देय होती है उन्हें मांग जमाएं कहते हैं। जो भी राशि मांग पर देय होती है, अब मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी मैंने चेक दिया 5,000 रुपए का, मुझे चेक आहरण करना है, अपनी राशि को विड्रॉल करना है, तो चेक देते ही बैंक मुझे अपना पैसा वापस से लौटा देगी। तो ये कौन सी होती है? ये मांग जमाएं होती है। इस प्रकार मांग जमाओं के बढ़ने से कुल जमाओं में कई गुना अधिक उधार देने की साख मुद्रा का निर्माण होता है। वो हम बहुत अच्छे से करेंगे, इस लाइन को हम बाद में एक बार देखते हैं कि इस प्रकार मांग जमाओं के बढ़ने से ही कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार बैंक जितना भी अधिक ऋण देता है जितना ही अधिक ऋण देगा उतनी ही ज्यादा साख जमाएं उत्पन्न होंगी और अधिक ऋणों का निर्माण होगा। इस पूरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं। जमाओं को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, यहाँ पे ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋण को जन्म देती है। क्या कहा? ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋण को देती है। इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से इस प्रकार से लेकर और ये जन्म देती है, इसको हम एक तरह से प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहते हैं। कैसे? इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड रख लेते हैं। मैं आपको साख सृजन की प्रक्रिया बताती हूँ। पहले बैंकों द्वारा साख सृजन प्रक्रिया के लिए हमने एक उदाहरण लिया। उदाहरण कैसे लिया? मान लीजिए किसी व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमाएं 10,000 रुपए की। कितने की है? 10,000 रुपए की। एक कस्टमर बैंक में आया और उसने कहा कि मेरे से आप 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। अब देखना बैंक कैसे इस 10,000 की जमा से कितना ज्यादा साख का निर्माण करेगी। इसी 10,000 से कैसे साख का निर्माण करेगी मैं आपको बताती हूँ। बैंक क्या करेगी? बैंक के पास एक कस्टमर आया और उसने उसको 10,000 रुपए जमा करवाया। अब मैंने आपको बताती हूँ कि बैंक पूरा का पूरा ये 10,000 रुपए एज अ लोन के रूप में नहीं दे सकती है। बैंक के पास जब पैसे आते हैं ना तो बैंक को कुछ कॉस्ट मेंटेन करने पड़ते हैं, वो है 20%। अब मैम ये कॉस्ट मेंटेन करने के लिए कौन कहता है? ये कॉस्ट मेंटेन करने के लिए कहता है स्टूडेंट आरबीआई। आरबीआई बोलता है कि जितना भी जमाएं आपके पास आई है उन जमाओं को आप पूरा का पूरा लोन के रूप में नहीं दे सकते, आपको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा कोष के रूप में। क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं कोष? अगर फ्यूचर में लोन से पैसा ना आ पाए तो बैंक इन कोषों का यूज करते हुए जिन लोगों ने जमाएं करवाई है, उन जो कंज्यूमर्स ने जमा करवाया उनको हम उनका पैसा रिटर्न कर पाए। तो यहाँ पे 10,000 का अगर मैं 20% बोलूं तो ये हो गया 2,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए आपको अपने पास कोष के रूप में मेंटेन करने होंगे। 10,000 का 20% 2,000 रुपए आपको कोष के रूप में मेंटेन करने पड़ेंगे। अब रिमेनिंग जो 8,000 रुपए वो आप लोन के रूप में किसी भी कस्टमर को दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 8,000 रुपए आप कस्टमर को दे सकते हो। तो यहाँ नहीं, आपके लोन कितने हो गए? 8,000 रुपए के। ये आपका पहला चरण है। एक बार इसको देखते हैं फर्स्ट चरण में क्या है। मान लीजिए किसी व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमाएं 10,000 रुपए की होती है और उसको बैंकों को नगद कोष अनुपात कितना मेंटेन करना है? 20%। क्योंकि यह प्रावधान है, आप पूरा का पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं दे सकते, आपको अपनी प्रारंभिक जमाओं का कुछ परसेंट मेंटेन करना होता है। तो 10,000 का अगर 20% निकाले तो 2,000 रुपए की राशि शेष रखकर 8,000 रुपए आप ऋण के रूप में दे सकते हो। यदि किसी बैंक को 8,000 रुपए का ऋण जारी करती है तो ये साख जमा पुनः ऋण के रूप में दे सकती है। अब क्या कर रही है बैंक? इसी ऋण को, इसी पैसे को, ये जो 8,000 रुपए का ऋण जारी किया, ये पुनः ऋण के रूप में किसी को भी दे सकती है। इसलिए प्रत्येक ऋण पर जमा को जन्म देता है। प्रत्येक ऋण, यहाँ पे क्या हुआ? अब 8,000 रुपए के फिर से ऋण हो गए एक तरह से, तो प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। आई होप आपको फर्स्ट चरण समझ में आया होगा। अब हम सेकंड चरण की तरफ चलते हैं। अब वापिस आपके क्या हो गया? जमा का जन्म हो गया। ऋण के द्वारा ही जमा का क्या हो गया है? जन्म हो गया है। अब 8,000 रुपए के आपके जमा आ गए। अब सारे के सारे आप जमा के रूप में नहीं दे सकते, सारे के सारे पैसे आप जमा के रूप में नहीं दे सकते, तो आपको 8,000 का 20%, क्योंकि नगद कोष अनुपात कितना है? 20%। 20% आपको नगद कोष अनुपात के रूप में मेंटेन करना होगा, यानी 1,600 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग कितना बच गया? 6,400 रुपए। कितना बच गया? 6,400 रुपए। अब ये 6,400 रुपए आप ऋण के रूप में जनता को दे सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने 6,400 रुपए दिए, अगेन आपकी एक फिर से जमा का जन्म हो गया। कितने? 6,400 रुपए का। चरण सेकंड देखते हैं। अब 8,000 रुपए में से बैंक पुनः 20% का नगद कोष अनुपात, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि सारा का सारा पैसा आप लोन के रूप में नहीं दे सकते हो, तो 1,600 रुपए का नगद कोष, शेष राशि 64 रुपए का आप ऋण के रूप में दे सकते हो। इसी प्रकार बैंक दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को 6,400 रुपए का ऋण स्वीकृत कर देता है
और उसके खाते में क्या कर देता है, जमा कर देता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो ये दो सिचुएशन अभी तक हमने करी। जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे एक कस्टमर की बात करें, इसने यहाँ पे 10,000 रुपए जमा करवाए बैंक में, तो आपने इसका नगद कोष अनुपात कितना काट लिया, 20% काट लिया। तो क्या हुआ, 8,000 रुपए आपके पास क्या हो गए, आप लोन के रूप में दे सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने इसको लोन के रूप में किसी को दिया, तो आपको किसी के अकाउंट में जमा करवाने होंगे, तो ये डिपॉजिट नहीं बन गया, फिर से एक तरह से 8,000 रुपए फिर से डिपॉजिट बन गए। और इस 8,000 में से अगर आपने 20% मेंटेन किया, तो आप लोन के रूप में कितना दे सकते हो, 6400 रुपए, 6400 रुपए। अब आपने आपकी थर्ड अगर बात करें, तो फिर से आपकी जमाएं कितनी हो गई, 6400, 64, यानी हर ऋण क्या कर रहा है, जमाओं को जन्म दे रहा है। और अब जो लेस करने के बाद जो बचेगा 5120, ये आप क्या कर सकते हो, वापस से ऋण के रूप में दे सकते हो। यानी आपको एक समझ में यहाँ पे एक बात आ रही है। तो फर्स्ट केस में हमने 8,000 रुपए क्या किया, ऋण के रूप में दे दिया। लेकिन जैसे ही हम किसी को ऋण के रूप में दे देंगे, तो क्या उस दूसरे व्यक्ति की जमा नहीं हो जाएगी, उसके खाते में, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो गए। अगर आपने 10,000 रुपए किसी को, एक तरह से आपने 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने जमा करवाया, इसमें से आपने 20% नगद कोषानुपात काट दिया, क्योंकि आपको रिजर्व मेंटेन करना है, आपको नगद कोषानुपात मेंटेन करना है, तो आप ऋण के रूप में दोगे 8,000 रुपए। अब जैसे आपने किसी पर्सन को 8,000 रुपए दिए, तो उसके लिए तो जमा बन गई ना, उसके तो अकाउंट में आ गए। अब क्या हुआ, फिर से बैंकों के लिए जमाएं बन गई, और जमाएं क्या हो गई, फिर से आप ऋण के रूप में दे सकते हो। यानी क्या कहा मैंने, ऋण जो होते हैं वो जमाओं को जन्म देते हैं, ऋण ही जमाओं को उत्पन्न करते हैं। अब थर्ड केस देखते हैं। अब बैंक के पास कितने रुपए हैं, 6400 रुपए आ गए जमाओं के रूप में। फिर से उसको 20% का क्या करना है, एक तरह से नगद कोष में राशि रखकर शेष राशि कितनी हुई, 5.20। 6400 में से अगर 20% आप लेस करेंगे, तो 5.20 का आप एक तरह से ऋण दे सकते हैं। इस प्रकार बैंक तीसरे व्यक्ति को 5.20 का ऋण स्वीकृत कर देता है, और उसके खाते में राशि जमा कर देता है। यानी ऋण ने किसको जन्म दिया, जमा को जन्म दिया। अब हम इस प्रकार 10,000 रुपए की जमा राशि से साख सृजन की प्रक्रिया चालू करते हैं। व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से बैंक प्रारंभिक जमा से भी अधिक धनराशि की साख, देखो कितने पैसे जमा कराए थे, व्युत्पन्न जमाएं, यानी आपकी प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 10,000 रुपए थी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किसी कस्टमर ने कैसे 10,000 रुपए बैंक में जमा कराया, लेकिन इस 10,000 से बैंक ने कैसे साख का निर्माण किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, 20% रिजर्व मेंटेन करना है हर जमाओं के ऊपर। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 10,000 का 20% आपको मेंटेन करना है। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू देखते हैं। 10,000 रुपए यहाँ पे क्या है, एक साख सज्जन को एक टेबल के थ्रू समझाया कि 10,000 की जमा दी, आपने 2,000 रुपए का कोष मेंटेन किया। अब आप 8,000 रुपए किसी को भी लोन के रूप में दे सकते हो। जैसे आपने किसी को 8,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो उसके लिए जमा बन गई, तो वापिस से बैंक क्या करेगा, 1,600 रुपए मेंटेन करेगा और 6,400 रुपए ऋण के रूप में दे सकेगा। जैसे ही बैंक ने 6,400 रुपए ऋण के रूप में दिए, तो उस व्यक्ति क्या, नेक्स्ट व्यक्ति क्या बन गई, ये 6,400 रुपए वापिस से जमा बन गई, और 6,400 रुपए का 20% 1,280 रुपए हुआ। यानी 1,280 में से अगर आप लेस करें, अगर 6,400 रुपए में से 1,280 लेस करें, तो 5120 रुपए का आप ऋण के रूप में दे सकते हैं। फिर से 5120 क्या बन गई, आपकी जमा बन गई, और इसका 20% 10,024 जो है आप 4,096 एक ऋण के रूप में दे सकते हैं। फिर से आपके 4,096 अगर आप ऋण के रूप में देंगे, तो 1,819 रुपए का आप कोषानुपात मेंटेन करेंगे, और 3,276 रुपए आप क्या करोगे, एक तरह से क्या करोगे, ऋण के रूप में दे सकोगे। यानी आप देख रहे हैं हर ऋण जो है वो एक जमाओं को जन्म दे रहा है। अगर मैं इसका टोटल करूं, तो ये हो गया 50,000 रुपए, और यहाँ पे इसका टोटल करूं 10,000 रुपए, टोटल कितना हुआ, 40,000 रुपए। यानी मैं कह सकती हूँ कि बैंक ने सारी जमाएं कितनी इकट्ठी कर ली। यहाँ पे देखो साख का निर्माण हो चुका है। 10,000 रुपए से कितने पैसे बन चुके हैं, 50,000 रुपए। आपकी प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में से आपने साख निर्माण कितने का कर लिया, 50,000 रुपए का। अब आप 20,000 रुपए, अब आप 10,000 रुपए का, यानी 50,000 का 20% कितना, 10,000 रुपए कोष मेंटेन करो, और 40,000 आप ऋण के रूप में देख सकते हो। कैसे बैंक ने एक तरह से प्रारंभिक जमा जितनी थी 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए से लोन क्रिएट कर करके, जमाओं को इकट्ठा कर करके कैसे उसको कितना कर लिया, 50,000 रुपए कर लिया।
तो यानी कुल व्युत्पन्न जमाएं, कुल जमाओं में से अगर नगद कोषानुपात को या कोषानुपात को कुल कोषानुपात को लेस कर देते हैं तो आपकी व्युत्पन्न जमाएं होती है। दो तरह की जमाएं होती है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, एक तो प्रारंभिक जमाएं होती है, एक व्युत्पन्न जमाएं होती है। प्रारंभिक जमाएं वो होती है जब जो बैंक में आप इनिशियली डिपॉजिट करवा रहे हो। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 10,000 रुपए आपकी प्रारंभिक जमाएं हो गई। अभी के लिए इसको 10,000 ले लेते हैं, वैसे ये है 50,000 रुपए। और जितना भी आपने इसमें से 2,000 रुपए कोषानुपात अगर लेस किया, नगद कोषानुपात अगर लेस किया, तो आपकी व्युत्पन्न जमाएं कितनी हो गई, 8,000 रुपए। यानी आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक जमाओं में से ही क्या निकल रही है, आपकी व्युत्पन्न जमाएं निकल रही है। अब हम इस पूरी तालिका को अच्छे से समझते हैं। व्यापारिक बैंक किस प्रकार प्रारंभिक जमाओं से व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर सकती है, हमने देखा। प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में से नगद कोषानुपात काट के और ऋण के रूप में जब हम दे रहे थे तो हमने कितनी कोष इकट्ठा कर लिया, 50,000 रुपए कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, साख निर्माण का एक फॉर्मूला होता है। साख निर्माण का एक फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय CRR, या फिर RR बोलते हैं इसको, क्योंकि CRR एक रेट नहीं होती है, एक और रेट भी होती है जो आपको मेंटेन करनी होती है। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, CRR। ये क्या है, साख निर्माण का एक फॉर्मूला है। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय RR करें, यानी 1 डिवाइडेड बाय 20% करें, 1 डिवाइडेड बाय 20% करें, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये परसेंटेज का जैसे चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएंगे 100 और नीचे क्या आ जाएंगे 20, नीचे क्या आ जाएंगे 20। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया, 5 गुना, यानी आपका आंसर क्या आया, 5। क्या आया, 5। अब क्या किया, साख निर्माण का फॉर्मूला होता है, वैसे ये RR होता है, LRR होता है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रेट गिवन है, इसलिए मैं इसको CRR काउंट कर रही हूँ। तो CR रेट कितनी थी हमारी, 20%, तो 1 डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका 1 डिवाइडेड बाय 20% अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 5। यानी अगर मैं बोलूं तो बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं का, प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 10,000 रुपए की। प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 10,000 रुपए की। 10,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मेरा साख निर्माण कितना गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, तो मेरा कितना साख निर्माण हुआ है, 50,000 रुपए का। आप देख पा रहे हैं मैंने टेबल के थ्रू नहीं, डायरेक्ट ही फॉर्मूले के थ्रू मैंने प्रारंभिक जमाएं के थ्रू, यहाँ पे कितना था, ये 50,000 रुपए, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने जमाएं कैलकुलेट कर ली एक साथ, किसके, फॉर्मूले के थ्रू। देखते हैं, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार प्रारंभिक जमाएं से व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर अपनी साख राशि को कई गुना बढ़ा सकती है। बैंकों द्वारा कितनी व्युत्पन्न जमाएं सृजित की जा सकती है, ये साख गुणक पर निर्भर करती है। क्या निकला हमारा 5 क्या था, ये साख गुणक बोलते हैं। क्या होता है, ये साख गुणक होता है। उदाहरण के लिए आपका रेट कितना है, 20%, अर्थात ये क्या हो गया, 1/100 का 1/5 भाग हो गया। क्या कहा मैंने, आपका जो CRR है वो 20% है। अगर 100 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो 1/5 आएगा। अतः क्या होगा, कुल साख सृजन कितना होगा, 50,000 रुपए होगा। आई होप आपको ये 50,000 समझ में आएंगे। जमा गुणक एक बैंकर द्वारा जमा पैसा को निर्धारित करती है। उपयुक्त उदाहरण में बैंक के पास कितने हैं, 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए से उसने जमा गुणक के द्वारा साख का निर्माण कितना किया, 50,000 रुपए का। 10,000 क्या है, एक आपकी प्रारंभिक जमा थी, इसका 5 गुना क्या बैंक ने साख का निर्माण किया। जैसे आपका ये फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय RR, 1 डिवाइडेड बाय 20%, जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो आपका जमा गुणक कितना आया, 5%। यानी अगर हम इसको 5% ऐसे भी आ सकता है, या फिर एक फॉर्मूला ये होता है 1 डिवाइडेड बाय RR, 1 डिवाइडेड बाय RR मल्टीप्लाई बाय D बोले या प्रारंभिक जमाएं बोले, ये सेम है। यानी 1 आपके फॉर्मूले में है, RR कितना है आपका 20%, यानी आपको कितना कोषानुपात मेंटेन करना था, 20%, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, D बोले तो प्रारंभिक जमाएं कितनी थी आपकी, प्रारंभिक जमाएं 10,000। जैसे आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर क्या आएगा, 50,000 रुपीज। यानी आप फॉर्मूले के थ्रू भी, आप फॉर्मूले के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप अपने साख का निर्माण कर सकते हो, और आप चाहो तो एक सिंगल जो मैंने आपको टेबल बताई इसके थ्रू भी आप साख का निर्माण कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इस कुल जमाओं में से आप कोषानुपात लेस कर दोगे, कोषानुपात कितने का है, 10,000 रुपए का, जैसे ही आप अपनी कुल जमाओं में से क्या लेस कर दोगे, अपने नगद कोषानुपात लेस कर दोगे, तो आपकी व्युत्पन्न जमाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि प्रारंभिक जमाएं क्या होती हैं और व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है। प्रारंभिक जमाएं वे जमाएं होती है जो हम प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग में जमा करवाते हैं, लेकिन अगर हमने उसमें से कोषानुपात घटा दिए तो हमारी कौन सी होती है, व्युत्पन्न जमाएं होती है।
अब यहाँ पे जो साख सजन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। साख सजन की प्रक्रिया मतलब क्या होती है, बैंक छोटी छोटी बचतों को इतना ज्यादा रोटेट करती है कि इसके द्वारा क्या होता है, बहुत ज्यादा साख का निर्माण होता है। स्टार्टिंग में हमने डिपॉजिट कितने कराए थे, सिर्फ 10,000 रुपए। स्टार्टिंग में हमने कितने डिपॉजिट कराए थे, 10,000 रुपए। लेकिन इस 10,000 के माध्यम से कितना ज्यादा साख का निर्माण हुआ, 5 गुना साख का निर्माण हुआ। ये क्या होता है, साख निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो दो तरीके से साख का निर्माण कर सकते हैं। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो दो तरह से साख का निर्माण कर सकते हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक तो कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा, दो कंडीशन मैंने बताई, जब वो आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, या फिर वो प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा है। प्रारंभिक जमा जो आपने स्टार्टिंग में जमा कराई, लेकिन अगर उसमें से नगद कोषानुपात लेस कर देंगे तो आपकी व्युत्पन्न जमाएं आ जाएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको एक डेफिनेशन मैंने कहा था, मैं आपको समझाती हूँ। हम फिर से व्युत्पन्न जमाओं को समझते हैं। बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संबंध बैंकों द्वारा जमा की गई उन छोटी छोटी बचत राशियों को आंकता है। बैंक क्या करता है, बैंक मुद्रा एवं साख मुद्रा का संबंध बैंकों पास रखी गई उन छोटी छोटी बचत राशियों से आंकता है जो चेक द्वारा निकाली गई जा सकती है। जो हम क्या कर सकते हैं, चेक के द्वारा इसको विड्रॉल कर सकते हैं। ये राशि मांग पर दे होती है। किस पर दे होती है, मांग पर दे होती है। जैसे आप मांगोगे आपको मिल जाएगी। इस प्रकार की मांग जमाओं के बढ़ने से कुल जमाओं से भी कई गुना अधिक उधार दे सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने आपको बताया, हमने लिए स्टार्टिंग में 10,000 रुपए दिए थे, 10,000 रुपए डिपॉजिट करा थे, लेकिन उस 10,000 से बैंक ने उसको रोटेट कर करके बहुत ज्यादा साख का निर्माण किया। बैंक जितना अधिक ऋण देगा उतना ही साख का निर्माण होगा, उतनी ही जमाएं उत्पन्न होंगी। कैसे जमाएं उत्पन्न हो रही है, अगर मैं किसी से पर्सन की जमाओं को इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और को लोन दे रही हूँ तो वो लोन तो उसके लिए डिपॉजिट बन गया ना, यानी उसके लिए तो वो जमा बन गई, मेरे लिए तो वो लोन बन गया, लेकिन उसके लिए क्या बन गया, वो डिपॉजिट, यानी उसके लिए लोन बन गया। इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही ज्यादा साख जमाएं उत्पन्न होती है और अधिक ऋणों का निर्माण होता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है और जमाएं ऋण को जन्म देती है। क्या कहा, ऋण जमाओं को उत्पन्न करता है और जमाएं किसको उत्पन्न करती है, ऋण को उत्पन्न करती है। अकॉर्डिंग टू होम, एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने बताया व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सजन होता है। यानी हम व्युत्पन्न जमा, जैसे ही हमने प्रारंभिक जमाओं में से नगद कोषानुपात को लेस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, व्युत्पन्न जमा। तो व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक उनके पास जितनी भी राशि जमा के रूप में होती है, उससे जितने भी व्यापारिक बैंकों के पास जो जमाएं इकट्ठी होती है उससे वो कई गुना अधिक साख का सृजन कर सकते हैं। किसके द्वारा, प्रारंभिक जमाओं के द्वारा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। अब प्रारंभिक जमा क्या होती है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा होती है। वे जमा होती है जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के द्वारा बैंक में जमा होती है। और व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है, वे जमाएं होती हैं जो प्रारंभिक जमाओं में से जो राशि काटने के बाद ऋण खाता खोलकर ऋण राशि में जमा करता है, व्युत्पन्न जमाएं होती है। यानी इस क्वेश्चन में 10,000 रुपए तो आपकी प्रारंभिक जमाएं हो गई जो आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाई, और 10,000 में से 2,000 रुपए का आपने कोषानुपात लेस करने के बाद जो रिमेनिंग जो बचे हुए 8,000 बचे, वो आपके क्या हो गए, वो एक तरह से वो आपकी व्युत्पन्न जमाएं हो गई। अतः एक प्रारंभिक जमा से कई व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न होती हैं और ये व्युत्पन्न जमाएं साख जमाएं कहलाती है। यानी व्यापारिक बैंक दो तरीके से साख का सृजन कर सकता है, एक तो कागजी मुद्रा के द्वारा, एक व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। कागजी मुद्रा के केस में बैंक को सिर्फ आरबीआई से पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा वो अपनी ही उस मनी को रोटेट करता रहता है और उस रोटेट के द्वारा क्या करता है, साख का निर्माण करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 10,000 रुपए किसी कस्टमर ने जमा करवाए थे, लेकिन उस 10,000 के माध्यम से बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसका 5 गुना साख का निर्माण किया। साख सृजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RR। क्या होता है, 1/RR। अगर आपने 1/, इसको साख गुणक भी बोलते हैं, जितना भी गुणक आता है वो एक तरह से शो करता है कि आपने कितना गुना, आपने अपनी प्रारंभिक जमाओं का कितना गुना साख का निर्माण किया। ये साख गुणक आपको बताता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।